हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए और सारे लोगों को भी जोड़ लीजिए। आप लोग सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में हम लोगों को ज्ञात करनी है। एक स्थिति है अक्षीय स्थिति और एक स्थिति है निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके परीक्षा में क्या पूछ रहा है। परीक्षा में अगर पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो फिर अक्षीय स्थिति के में निकालेंगे, निरक्षीय कहेगा तो निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। अब कहेंगे कि सर जी हम अक्षीय निरक्षीय को समझेंगे कैसे। जैसे देखो वो ये वैद्युत द्विध्रुव है आपका, ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये चित्र भी बनाया है डेरिवेशन के लिए। तो ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब ये आप लोग कहेंगे कि है माइनस क्यू पहले काहे लिखे हैं, प्लस क्यू काहे पहले नहीं लिखे हैं। तो आप जानते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, तो माइनस वाले को पहले लिखना है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी वैद्युत द्विध्रुव बनाइएगा, डेरिवेशन करिएगा, तो माइनस क्यू को पहले लिखिएगा, प्लस क्यू को बाद में लिखिएगा, ठीक है ना। तो माइनस क्यू समान और विपरीत आवेशों से बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो आपको पता होगा। तो ये देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के एकदम ठीक ऐसे इसके सिधाई में एक रेखा खींच दें, ये रेखा जो है ना, ये रेखा जो जा रही है वैद्युत द्विध्रुव से होकर के, ये कहलाती है अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, वो अक्ष कहलाती है। और ठीक इस रेखा के है जो रेखा खींचे हैं, इसको मिला करके खींच दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पूरा दिखाई दे। ये जो रेखा है वो ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। और अक्ष पर जब हम कोई बिंदु लेते हैं तो वो अक्षीय स्थिति में बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो ये रेखा हो गया अक्ष, और ठीक इसके जो लंबवत रेखा होगी, जो इस रेखा से 90 अंश का कोण बनाते हुए खींची जाएगी, और वह रेखा इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी वो कहलाती है निरक्ष। क्या कहलाती है, निरक्ष। तो दो स्थितियों में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अक्षीय स्थिति में, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया तो ये कहलाएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर यहाँ पर कोनो बिंदु दे दिया तो वो क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे। कितनी स्थितियों में, दो स्थितियों में। एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और एक उसके निरक्ष पर, ठीक है ना। एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और एक उसके निरक्ष पर। तो वैद्युत द्विध्रुव के जब हम अक्ष पर निकालेंगे तो क्या होगा, अक्षीय स्थिति कहलाएगा। तो हम सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित दो स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है। तो पहली स्थिति हम लोग लिखने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब हम लोग पहली स्थिति अक्षीय स्थिति में निकालने जा रहे हैं। कौन है भाई, कक्षीय स्थिति कौन कह रहा है, कक्षीय स्थिति में नहीं निकालोगे तो नंगा स्थिति में निकालोगे, मूर्ख कहीं के। अक्षीय स्थिति में निकालो, ठीक है ना। क्या क्या कमेंट करते हो आप लोग। तो अक्षीय स्थिति में निकालना है आप लोग को। तो सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो इस चित्र को हम आपको समझाने के लिए, अक्ष निरक्ष समझाने के लिए बनाए थे, तो इसको मिटा देते हैं। अब मेन फिगर पे आ जाते हैं जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए
यहां पर क्या है, हम सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, तो मानेंगे माना एगो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक है, पहले मानेंगे माना एगो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिल करके बना है, और यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। परावैद्युतांक जानते हो ना, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के होता है, कूलाम के नियम में बताए हैं। तो कौन ये माध्यम में ना स्थित होगा, मान लो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो पहले ए बी को ले आओ और माध्यम में बैठाओ। तो यहां हम लिख दे रहे हैं माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बहू, ए बी है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है, जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। अब क्या करेंगे, हम इसको किससे बना है, ये भी तो लिखना पड़ेगा कि ए बी लिख दिए काम खत्म हो गया। तो ये भी लिखो कि यह माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिल करके बना है। किससे मिल करके बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिल करके बना है। ठीक है, तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। यह किससे बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जो कि 2l दूरी पर स्थित हैं, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, यल 2l दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं। अब 2l मीटर भी लिख लीजिएगा, जो भी मात्रक आप लिखना चाहें। तो सबसे पहले क्या मानना है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी मानना है, फिर ए बी को कहाँ बैठाना है, के परावैद्युतांक के माध्यम में बैठाना है, फिर वह किससे बना है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, फिर क्या है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। ये सब काम हो गया। अब हमको असली काम लिखना है कि करना क्या है। अभी तक तो वैद्युत द्विध्रुव को माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, उसका वह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। यह किससे मिलकर के बना है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। 2l इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम इसके जो बीच की दूरी l और l दो भागों में क्या कर सके, बांट सकें। ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, अभी यहाँ तक का काम आप कर लिए हैं, इसके बाद वाला काम अब आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है वो, यहाँ से हमको माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कहाँ से, मध्य बिंदु एकदम सेंटर से,
कहाँ से कोनो चीज नापा जाता है? तो किनारे से नहीं नापा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के कहाँ से नापा जाता है? सेंटर से नापा जाता है। तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में, यही अक्ष है ना, यही अक्ष है ना, तो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि अक्षीय स्थिति में आप लिखे थे ना, अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हो ना, तो क्या करेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव AB के बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही के नाते तो है इतना चीज माने हो, तो लिखेंगे माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में। अब ये नहीं लिखे कि r दूरी पर कौन स्थिति में, तो कहीं इधर ना चला जाए, तो अक्षीय स्थिति में लिख दो ताकि इसके अक्षय पर कहीं हो। तो स्मॉल r मीटर की दूरी पर कौन स्थिति में, वो अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हो गया वो, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो माना कि A और B के मध्य बिंदु O है, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एगो बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए, एगो आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हो, क्या होता है सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम धन Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। फिर ऋण Q के कारण भी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जिसके कारण अधिक होगा तो देखेंगे क्या होता है, तो लिखेंगे तब धन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ जगह नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं। अब काहे को E1 मान रहे हो भैया, इसके कारण निकाल रहे हो तो कुछ मानना पड़ेगा ना।
तो E1 मान लो, इसके कारण जो भी मानोगे वो क्या मानोगे, E2 मान लोगे, ठीक ना। तो माना तब धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, अब E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², जहां दूरी r होती है। लेकिन यहां पे हमको दूरी कहां से लेनी है, धन Q से लेनी है। तो ये बताओ, है पूरा यार था, है यल घट गया तो कितना बचा, ये दूरी बची ना। तो है जो लाल वाला खींचे दूरिया, हमको खाली धन Q के कारण P पर निकाल रहे हो, तो दूरिया खाली Q से P की दूरी लेंगे ना। तो Q से P की दूरी जो होगी BP, या कितनी होगी, है पूरा दूरिया R में से यल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो है B से P तक की दूरी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। यही दूरिया है धन Q से किसकी, P की। तो यहाँ पर दूरी R मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमको धन Q आवेश से हमको दूरी को क्या करना है, निकालना है। तो धन Q आवेश से जो P की दूरी है वो कितनी है बहू, R माइनस यल। यही माइनस Q से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगी, ये दूरिया भैया हो जाएगी यहां तक, तो P से लेकर के O तक तो कितनी है, R है। हमें यल और क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये दूरिया है R प्लस यल। ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, खाना बना दिए थे झूठे में, इसको डब्बा में रखने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र है, चित्र है, तो इसको आप समझने के लिए जैसे भी बनाना चाहें। अब ध्यान से देखिएगा वो, जब धन Q के कारण निकाल रहे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी R है, तो हमको यहां से तो लेना नहीं है, हमको यहां से यहां P तक की दूरी लेना है। तो ये दूरिया Q से P तक की कितनी होगी, है टोटल R है, इसमें से यल माइनस कर देंगे तो है ना बचेगा। तो ये B से P तक की जो दूरी होगी धन Q के कारण वो R माइनस यल होगी। और जब हम ऋण Q के कारण निकालेंगे तो A से P तक की दूरी निकालेंगे, तो ये टोटल दूरी R में ये यल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये टोटल दूरी हो जाएगी R प्लस यल। आइए तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि हम जब किसके कारण निकाल रहे हैं, धन Q के कारण निकाल रहे हैं। धन Q आवेशवा के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर जब हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, 1/4πε0। अब देखो वो एप्सिलॉन 0 तो मेरी आदत है, एप्सिलॉन नॉट भी आप इसको कहते हो, कहीं बहुत सारे लोग एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं। किसी किसी किताब में एप्सिलॉन 0 दिया है और किसी किसी किताब में एप्सिलॉन नॉट दिया है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट कहिएगा, आपकी जैसी इच्छा वैसी कहिएगा। तो E1 बराबर 1/4πε0 के, क्योंकि परावैद्युतांक के भी लिए थे ना, तो यहां पर के भी होता है, ठीक है। अब E1 बराबर 1/4πε0 के, आवेश कितना है बहू, ये आवेश के कारण निकाल रहे हो, तो धन Q है, तो Q बटे दूरी का वर्ग, तो दूरी है R माइनस यल, कितनी है, R माइनस यल, यही ना है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q बटे R माइनस यल, और दूरी का वर्ग होता है, देखिए यहाँ पे दूरी का वर्ग है, तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, दूरी का वर्ग कर देंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, धन Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये धन Q के कारण तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, अब हम किसके कारण निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, हाँ इसकी दिशा बता दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से दूर की ओर और माइनस के तरफ। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह धन Q है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन Q से दूर की तरफ न होगी, तो यानी B से किधर की होगी, P की ओर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी लिखनी है, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, BP, B से P की ओर, तो BP की ओर या B से P की ओर, तो इसकी दिशा हो गई, ठीक है। अब हम किसके कारण, धन Q के कारण एक आवेशवा के कारण निकाल लिए P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे के आवेशवा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे तथा माइनस Q
आवेश के माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु P पर, यहां पर बिंदु P लिखना भूल गए तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं थी, समझ रहे हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम क्या निकालेंगे, इसको E2 ले लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ले लेंगे, तो सूत्र तो वही लगेगा 1/4πε0 के Q/r²। तो यहाँ पर धन Q था, यहाँ पर ऋण Q है, तो हम यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं, हमको परिमाण से मतलब होता है। चिन्ह केवल ये बताता है कि किधर लग रहा है, चिन्ह दिशा बताता है। यहाँ पर हम धन Q ऋण Q नहीं लेंगे, ये Q ही लेंगे। तो इसके कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q दूरिया कितना हो गई है अब, R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर हो गई दूरी, ठीक है ना। कितना हो गई, 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब ये किस दिशा में होगा, कमेंट करिए, किस दिशा में होगा करिए। तो ये दिशा हो जाएगी, वो ये माइनस है तो ये P से, और ये माइनस है तो माइनस कहता हमरे और वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अब प्लस कहता हमसे दूर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो माइनस है ना, ये तो माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन और होगी, माइनस के तरफ होगी ना। तो P से लेकर के किधर, A की तरफ होगी। तो यहां पे लिख देंगे PA की ओर, PA की ओर, पिया की ओर मत समझिएगा, PA की ओर है, यानी P से किधर या A की ओर। तो E2 जो है, ध्यान से देखिएगा, यहां निशान भी हम बना दिए हैं। E1 की दिशा B से P की ओर है, यानी A दिशा में आगे बढ़ रहा है, और जबकि E2 जो है वह P से A की ओर, यानी इस विपरीत दिशा में उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। अब आपसे हम अगर कहें कि हमको कोनो इधर 10 न्यूटन से इधर 5 न्यूटन से ले जा रहा है, तो हम किधरिए जाएंगे, हम इधरिए जाएंगे। कितना न्यूटन से, इधर 10 था इधर 5 था, तो 10 में से 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो परिणामी निकल जाएगा इधर के तरफ 5 न्यूटन ना। तो वैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, परिणामी निकालनी है उसकी। तो देखो इसमें से आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, E1 अधिक है कि E2 अधिक है। E1 देखो, E1 जो है वो नजदीक है, धन Q जो है P के नजदीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी, ज्यादा बल लगेगा। और ये जो माइनस Q है ये P से क्या है, दूर है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। और वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, सब कुछ समान है E1 और E2 का, बस केवल यहाँ R-L का होल स्क्वायर है, यहाँ R+L का होल स्क्वायर है। तो अब बताइए, इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है, अंश अगर समान है सबका, सब कुछ समान है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न जो होती है बड़ी होती है। अब देखिए कैसे, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो बाकी सब समान था, हर खाली, तो जो बड़का हर था 1/4 था और छोटका वाला हर 1/2 था, तो कौन बड़ा है, ये आधा है, ये टुकड़ा है, तो आधा वाला ज्यादा है ना, ये इसका डबल है। तो जिसका हर छोटा होता है, कम होता है, उसका मान बड़ा होता है। तो इसमें R में से कुछ घट रहा है तो कम होगा R से, तो ये R में कुछ बढ़ रहा है तो R से ज्यादा होगा, तो इसका हर बड़ा हो गया, इसका हर छोटा, तो E1 क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, E2 से। एक तो आप ये तरीका है कि भाई E1 नजदीक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी E2 से, E2 की अपेक्षा, क्योंकि E2 दूर है, माइनस Q के कारण E2 निकल रहा है।
अब प्लस क्यू के कारण क्या निकल रहा है, E1 निकल रहा है, तो प्लस ज्यादा नजदीक है तो E1 क्या होगा, अधिक होगा, और E2 कम होगा। तो हम क्या करेंगे बहू, E1 में से E2 को घटा देंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किधर ज्यादा होगी, E1 ज्यादा लगा रहा है, E2 कम लगा रहा है, लेकिन E2 विपरीत दिशा में है तो E2 को E1 में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, ये होगा कि नहीं होगा बहू, E1 माइनस E2 होगा ना। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है तो E1 ज्यादा है इस दिशा में, E2 कम है विपरीत दिशा में, तो E1 में से E2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का भी मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, है कि नहीं है ना। तो चलिए तब E निकालिए, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है, तो कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया, Q भी कॉमन हो गया, तो यहां से बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना। ये हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यही होगा। अब हम इस चीज को आगे हल करेंगे, जगह यहां पर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और पंखा भी जो है तेज कर देते हैं तो ईयरफोन्स में आवाज़ आने लगता है, इस नाते पंखा भी बंद कर दिया गया है। अब आप लोगों के लिए इतनी गर्मी तो बर्दाश्त की जा रही है, तो आप लोग जोड़िए, और लोगों को जोड़िए और लोगों को लाभ पहुंचाइए। अब आप लोग ऑनलाइन कर रहे थे, ऑनलाइन लाइव भी चल रहा है, कम से कम अब तो आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आज नहीं पढ़ेंगे ना तो बाद में पछताएंगे, और अगर आज आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम इतना मेहनत करेंगे कि आप परीक्षा में आपको कॉपी लेके बहुत कम बैठना पड़ेगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं का यहीं क्लियर करा देंगे। तो चलिए और लोगों को जोड़ लीजिए, शेयर करते रहिए, बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट और शेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आगे हल करते हैं, ई का वैल्यू हल करते हैं। तो ई का जब वैल्यू हल करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप साथ साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, और वैसे आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूंगा, मेरे पास सबका पीडीएफ है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और भी आप मुझसे कमेंट में भी मांग सकते हैं, तो मैं नंबर आप लोग को दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर, जिसपे सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो जितना पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ई का मान निकालते हैं। अब देखो भाई, इसको हम हल करेंगे कोष्टक को, ये तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ क्यू कॉमन है, ये है। यहाँ पर जब तिर्यक गुणा करोगे ना, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, नीचे का गुणा नीचे होगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R प्लस L का होल स्क्वायर गुणे R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है तो बढ़िया है, करते रहिए कमेंट। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के,
हाँ, कुछ लोगों की शिकायत है कि सर कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं। वो देख रहे हैं मेरे दोनों हाथ में मोबाइल नहीं है, कमेंट आपका दिख रहा है, मैं कभी कभी इस डिस्प्ले पर ध्यान जा रहा है तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमेंट आपका ऊपर हो जा रहा है तो कभी कभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अगर मैं हर एक कमेंट का जवाब देने लगा तो फिर आपकी ये पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो जो ज़रूरी कमेंट्स रहेंगे उसको मैं बाद में पढ़ लूँगा लाइव चैट में जा करके, और उसका अगली बार से जवाब भी दे दूँगा। जो आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए E बराबर 1/4πε0 k हो गया। अब इसमें Q तो बाहरिए है, अब Q कब से इंतजार कर रहा है कि कब हम अंदरिया जाएं, लेकिन अभी है लोग पहले इन लोगों का झगड़ा हो बड़ा सुलझ जाए, इनको हल कर लीजिए। तो R प्लस L का तो जब हम इसको हल करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर को हल करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यही ना होगा भाऊ, A प्लस B का होल स्क्वायर यही ना होता है। और माइनस में ये तो एक कोष्टक में हो गया, आइए कोष्टक में इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL होगा। अब बटा इसका तो ऐसे रहने दीजिए, इसका कुछ नहीं होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे हल कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि ये कब आएगा इसका फार्मूला। तो ये हो जाएगा जब आप इसको कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस का तीनों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कोष्टक हटा दीजिए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL अब बटे R प्लस L का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4πε0 के Q कोष्टक में। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर और L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर 2RL धन 2RL, तो 4RL। अब Q को अंदर घुसा दो तो ये हो जाएगा 4QRL। अब बटे इसमें अब आपको काम करना है, ठीक है। यदि L क्या कर ले, हम नगौड़े ले लें, क्या कर लें यार, L अगर नगौड़े ले लेंगे तो ये जो L आ रहा है यहाँ पर L स्क्वायर करके आएगा, वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, नगौड़े हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका R स्क्वायर, चलिए हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। तो इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब नगौड़े ले लेंगे तो गुणा कर लेंगे। तो आप ये एक चीज़ यहाँ से गड़बड़ा, ये चीज़ हम लोग को ऐसे कर लेना चाहिए था, R प्लस L R माइनस L गुड़े, फिर हम लिख दें R प्लस L R माइनस L। अब देखो थोड़ा सा, 2 बार R प्लस L का गुणा है और 2 बार R माइनस L का गुणा है, तो ये हो जाएगा ना R प्लस L का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर। तो जब ये एक बार वर्गांतर ये बनाएगा, एक बार वर्गांतर ये बनाएगा, दोनों 2 बार वर्गांतर बना लेंगे। तो ये R प्लस L R माइनस L मिलकर के क्या बनाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा कि नहीं। ये जो बनाएगा ये भी बनाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बनाएगा ना, क्या बनाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बनाएगा। अब आप क्या करिएगा, L को नगौड़े मान लीजिए, चूंकि L यहीं पे लिख देंगे, चूंकि L जो है लेस देन R है, अतः इसे नगौड़े मानने पर, अतः इसे नगौड़े लेने पर ले सकते हैं। तो ले सकते हैं, नगण्य मतलब कि इसकी गणना नहीं करेंगे। देखिए चूंकि L लेस देन R है, अतः L स्क्वायर, L नहीं L स्क्वायर नगण्य ले सकते हैं।
अब कहेंगे कि सर जी अगर यल आर से बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर को काहे नगण्य ले रहे हैं, काहे यल को नहीं ले रहे हैं। तो भैया जो राशि छोटी होती है ना उसका वर्ग करने पर और छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ यल को नहीं नगण्य लेंगे, लेकिन यल स्क्वायर को क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। भेदभाव काहे को, काहे से कि यल जब बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर औरों कई गुना छोटा हो जाएगा। जैसे समझो अगर हम कहें 1/2 एक छोटी राशि है, ठीक है, छोटी राशि है, तो अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 नहीं हो जाएगा। तो 1/2 का वर्ग किए तो 1/4 आ गया, ओहू से छोटा आ गया। यही तरह से अगर हम मान लो 1/4 कहें यानी चौथाई हिस्सा इसका वर्ग कर दे तो 1 क्या आ जाएगा, 16, और 16वां भाग आ गया। अभी तक चौथा भाग था, 16वां भाग वर्ग कर देने पे आ गया। तो यानी वर्ग करने पे वो राशि अगर कोई छोटी राशि है बटा में है तो वो राशि वर्ग करने पे और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हम एल को नगण्य नहीं लेंगे, एल स्क्वायर को केवल नगण्य लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लिख दिया है कि चूंकि यल लेस देन आर है, यानी यल बहुत छोटा है आर से, यह नाते यल स्क्वायर को हम नगण्य ले लिए लेकिन यल को नगण्य नहीं लिए, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ गया, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ पर वो देख लीजिए, इसको हम 2QL कर दें और 2R अलग कर दें, 2 गुणे R अलग कर दें, 2QL कर दें। तो यहां पर हम कर देंगे 2QL इंटू 2R, क्या कर दें बहू, 2R कर दें। तो देख लो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं, 2QL इंटू 2R, तो ये 4 हो जाएगा, QL हो जाएगा, R भी हो जाएगा। अब बटे क्या लिख दें, अब ये आर स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग, तो आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग, तो ये भी आर स्क्वायर हो गया। तो ये आर पे घाते 4 हो जाएगा। जब यल नगण्य लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर पे घाते 4 हो जाएगा। अब इसमें जगह तो बिल्कुल नहीं बची है, थोड़ा सा कैमरा को डाउन करते हैं। अब देखिए मुझे लगता है कि बोर्ड के नीचे की जगह आप लोग को दिख रही होगी, ठीक है, लेकिन ऊपर का हेडिंग गायब हो गया है, ठीक है। तो हम लोग नीचे जगह बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए तो अब हम लोग नीचे इसके लिखते हैं। तो ये जो है ना वो 2QL ये क्या होता है, याद है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव नहीं पढ़े हैं तो चले जाइए पिछले वीडियो में और देख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव और उसका आघूर्ण कितना होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो हम यहाँ 2QL के जगहिया पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। एगो R से एगो R को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे, एगो R से एगो R को कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एगो R से एगो R कटा तो 3 घात बचा इस पे ना भाई, 4 घात था, 1 घात कट गया तो 3 घात बचा। ई हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये हो जाएगा बहू 2QL को हम लिख दिए P गुणे 2 बटे RQ, बटे क्या, RQ। तो ये 2P पूरा P हो गया I2, तो इसको हम सीधे लिख दे रहे हैं, P गुणे 2 कहाँ लिखे, तो सीधे लिख दे रहे हैं 2P बटे क्या हो जाएगा RQ। यही आपका जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। एक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे RQ। अब कहेगा कि इसकी दिशा किधर होगी, तो E1 ज्यादा था, E1 में से E2 को घटाए थे, तो इसकी दिशा किधर होगी बहू, B से P की ओर होगी। किधर होगी, B से P की ओर। तो यहाँ दिशा भी चाहे तो लिख सकते हैं BP की ओर, BP की ओर इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, निश्चित तौर पर आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, याद यहीं पे होगा।
और आप लोग यही तरह से बने रहिए और लोगों को जोड़िए। बोर्ड तक जाते जाते मैं थियरी का फाइनल करा दूंगा, ये गारंटी है। न्यूमेरिकल की थोड़ी समस्या है, मैं लाइव उतना क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास भी हमको लेना है, तो कम से कम मैं ये प्रयास करूँगा कि थियरी पूरा ख़त्म कर दूँ। न्यूमेरिकल की समस्या है तो न्यूमेरिकल के लिए जो जरूरी और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उसको आज सीरीज में चला दूंगा परीक्षा के समय में। वो जरूरी न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करा दूंगा, टेक्निक बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और कैसे उनको हल करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो थियरियां हैं, जो सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और थियरी है, उसका 1 बाय 1 रोज आपको लाइव क्लासेज मिलता जाएगा और आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। और हर अपडेट में समय डिसाइड कर दूंगा कि आपको रोज उसी टाइम वीडियो लाइव मिलेगी और हम रोज उस टाइम आ जाएंगे और पढ़ाते रहेंगे। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो नागा नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग अपना प्यार दुलार ये सब चीज़ बनाए रखेंगे। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, और लॉन्डो को जोड़ते रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट।